गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे समस्थिति की संकल्पना में डटन, हैफोर्ड, बोवी, जॉली और होम्स की संकल्पनाओं के बारे में। पिछले व्याख्यानों में हम बात कर चुके हैं समस्थिति की परिभाषा, इसके साथ साथ प्राट एंड एरी का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू जो था, उसके बारे में हमने बात की थी। समस्थिति यानी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर जितने भी उच्च और निम्न भाग हैं उनके मध्य जो संतुलन की दशा जो है उसको हम समस्थिति कहते हैं। यानी घूमती हुई इस पृथ्वी के ऊपर ये भूखंड किस प्रकार से टिके हुए हैं, इनके बीच में किस प्रकार से एडजस्टमेंट बना हुआ है, इसको हम आइसोस्टेसी या समस्थिति के नाम से जानते हैं। इसके बारे में एरी और प्राट ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। आज हम बात करते हैं अभी सर्वप्रथम हैफोर्ड और बोवी के विचार के बारे में। हैफोर्ड और बोवी ने लगभग 1910 व 1917 में ये दोनों अमेरिकन विद्वान थे। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्होंने भू सर्वेक्षण किया और वहाँ पर भी हिमालय की भांति ही खगोलीय और जो त्रिभुजीकरण विधि जो थी उसके द्वारा मापन में अंतर पाया गया। और इसके साथ साथ ये भी प्राट की तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भूगर्भिक स्तर हैं उनमें और जो उभरे हुए भाग जो हैं उनके मध्य कुछ न कुछ एडजस्टमेंट पाया गया है। इस आधार पर हैफोर्ड और बोवी ने ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत संबंध स्थापित किया। यानी अधिक ऊंचा भूखंड होगा तो उसका घनत्व जो है वो कम होगा, तथा पर्वतों के नीचे इन्होंने हल्के घनत्व तथा समुद्रों के नीचे अधिक घनत्व की शैलों को स्थापित माना। इसके साथ ही इनके अनुसार धरातल के लगभग नीचे 100 किलोमीटर गहराई में एक ऐसा तल इन्होंने माना जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है, उस तल के नीचे घनत्व में अंतर नहीं पाया जाता और इस तल को इन्होंने नाम दिया समतोल तल। और इस तल के नीचे जो गुरुत्व विसंगति या गुरुत्व में जो अंतर है वो भी नहीं पाया जाता है। तो इनके अनुसार समान क्षेत्रफल वाले भाग के नीचे का भार समान होता है। लेकिन बाद में इन्होंने या हैफोर्ड ने इसमें संशोधन किया कि क्षतिपूर्ति तल सघन तथा घनत्व वाले भूखंडों के नीचे समान नहीं हो सकता, इसलिए महासागरों के नीचे ये तल 45 किलोमीटर की गहराई पर तथा पर्वतों के नीचे ये 100 किलोमीटर गहराई पर स्थित है। इसके साथ ही अगली संकल्पना या अगला जो कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे ये है डटन का कंसेप्ट। समस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में डटन द्वारा किया गया था। इनके अनुसार नेपाल के जो पर्वत, पठार, मैदान और जो महासागरीय बेसिन यानी खासकर हिमालय के जो भूभाग हैं, इनके जो असमान भाग हैं उनके नीचे समान भार या घनत्व पाया जाता है। यानी ऊंचे उठे भाग जो हैं वो कम सघन शैलों से तथा निचले भूभाग जो हैं वो अधिक सघन शैलों से निर्मित हैं। यदि किसी कारणवश पृथ्वी के इस भाग में कमी या वृद्धि होती है यानी परिवर्तन होता है तो भूपटल पर भी परिवर्तन जो है वो हमें नजर आएगा, लेकिन ये परिवर्तन इतने मंद गति से होते हैं कि हम तत्काल इनको अनुभव नहीं कर सकते, यानी इस परिवर्तन को हम शीघ्रता से नहीं देख सकते। इस प्रक्रिया या समस्थिति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए डटन ने भूगर्भ में एक ऐसे तल की कल्पना की जिस पर ऊंचे उठे भाग यानी जैसे पर्वत वगैरह हैं और नीचे धंसे भाग जैसे सागर नीतल हैं, इन सब का दबाव या प्रेशर जो है वो समान होता है। और इस तल को इन्होंने समदाब तल, समस्थितिक तल और क्षतिपूर्ति तल जो है इसके नाम से जाना। वैसे डटन जो है वो मूलतः प्राट जो है उनके अनुयायी थे और इनके मतानुसार भूपटल पर ऊंचे भाग कम घनत्व के और निम्न भाग जो हैं वो अधिक घनत्व के होते हैं। अर्थात जैसे पर्वत पठार हैं उनकी डेंसिटी कम होगी या उसकी जो शैलें हैं उनकी डेंसिटी कम होगी, और जो निचले भाग हैं जैसे कि सागर बेसिन वगैरह वो अधिक घनत्व वाली शैलों के बने हुए हैं। और अतः इन दोनों का जो है वो दाब या प्रेशर जो है वो नीचे की ओर समान होगा, जिसके कारण हम कहें कि पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। परंतु कभी कभी तलछट के निक्षेप या लावा उद्गार से
प्रेशर में परिवर्तन आ जाता है, या हम कहें कि प्रेशर में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी तरह से हिमयुग के पश्चात एकदम से हिम पिघली तो प्रेशर में कमी आई, जिसके कारण समस्थिति जो है वो भंग हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये समस्थिति हमेशा नहीं रहती, इसमें भी बार बार परिवर्तन होता रहता है। तो भूगर्भ में जब दाब की पूर्ति मैग्मा के हटने या ऊपर नीचे होने से होती है तो इसे समस्थिति की पूर्ति कहते हैं, या आइसोस्टेटिक कंपनसेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला विचार है जॉली। जॉली का विचार। जॉली के अनुसार जॉली ने जो है 1925 में अपनी परिकल्पना दी और इन्होंने बताया कि हैफोर्ड, बोवी तथा एरी जो है इनकी संकल्पनाओं में पर्याप्त साम्य है, यानी दोनों परिकल्पनाएं जो है वो समान हैं। दोनों ही संकल्पनाओं में समान क्षेत्रफल के नीचे समान पदार्थ के हटने को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही इन्होंने हैफोर्ड व बोवी के जो क्षतिपूर्ति तल जो है उसका खंडन किया और इन्होंने बताया कि लगभग 16 किलोमीटर गहराई पर एक मोटा क्षतिपूर्ति तल माना है, जिसे इन्होंने क्षतिपूर्ति कटिबंध या जोन ऑफ कंपनसेशन का नाम दिया और इसे इन्होंने एक असमान घनत्व वाली परत माना। यानी जोन ऑफ कंपनसेशन जो है उसकी डेंसिटी समान नहीं है और इस परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल समान ना होकर भिन्न भिन्न होता है। इस कटिबंध में या जो जोन ऑफ कंपनसेशन जो है इसमें ऊपरी परतों के घनत्व को संतुलित करने वाले पदार्थ जो हैं उनका वितरण पाया जाता है और एरी की भांति जॉली के मतानुसार कम सघन सियाल जो है सियाल से निर्मित जो महाद्वीप हैं ये अधिक सघन सीमा में तैरते हैं। यानी सियाल महाद्वीप जो है वो हल्की सियाल से बने हुए हैं और निचला भाग जो है वो अधिक सघन है जिसका घनत्व अधिक है। तो महाद्वीपों का एक भाग जो है वो ऊपर होता है और इनके लगभग 8 गुना भाग जो है वो सीमा के अंदर धंसे हुए हैं या प्रविष्ट हैं। परंतु इस विचार को मानने में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि महाद्वीपों पर उच्चतम जो शिखर हैं उनकी अधिकतम गहराई हम देखें तो लगभग 31 किलोमीटर होगी और इतनी अधिक गहराई पर शैलें जो हैं वो अपनी मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेंगी, यानी शैलें या रॉक्स जो है वो मोल्टन फेज में आ जाएंगी या पिघल जाएंगी। तो एक तरह से हम कहें तो इन्होंने जॉली ने जो एरी ने अपनी रूट थ्योरी दी थी उसको इन्होंने माना, लेकिन ये रूट थ्योरी जो है इसको हम लंबे समय तक ये नहीं मान सकते कि रूट्स जो हैं पर्वतों के नीचे रूट से रहेंगी, क्योंकि नीचे की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है और अधिक तापमान के प्रभाव में आने पर अत्यधिक गहराई पे हम ये कल्पना करें तो रूट्स हैं तो मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करके शैलें द्रवित अवस्था के अंदर आ जाएंगी। अगली संकल्पना की हम बात करें तो यह है होम्स की संकल्पना। होम्स ने 1940 में आइसोस्टेसी पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जो उच्च भूभाग हैं ये हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं तथा इनको पृथ्वी पर संतुलित रहने के लिए अधिक गहराई में भारी शैलों में ये डूबे रहते हैं। कहने का मतलब है जो कोई भी भूखंड ऊपर की ओर अवस्थित है उसका अधिकांश भाग जो है वो नीचे की जो भारी शैलें हैं या अधिक घनत्व वाली शैलें हैं उसमें वो डूबे हुए रहते हैं। होम्स के विचार जो हैं एक तरह से हम बात करें तो एरी के समान है और प्राट से भिन्न है। यानी इन्होंने भी रूट थ्योरी जो है उसको माना है और ये माना है कि जितने भी भूखंड हैं उनकी रूट्स जो है वो नीचे की ओर धंसी हुई हैं और ये भूखंड हल्के या कम घनत्व वाले तत्वों से बने हुए हैं, जबकि जिस भाग में धंसे हुए हैं यानी हम कल्पना करें कि सीमा में धंसे हुए हैं तो सीमा का घनत्व जो है वो अधिक है। तो होम्स के अनुसार जो भाग जितना ऊंचा एवं जटिल होगा उसका भू संतुलन वृहद स्तर तथा क्षेत्रीय आधार पर होगा। यानी जो इसकी आइसोस्टेसिस या समस्थिति है वो रीजनल लेवल पर होगी। इसी तरह से हम विश्व के प्रमुख माउंटेन्स की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कॉर्डिलेरा माउंटेन्स हैं, हिमालय, एशिया का हिमालय, कुनलुन, कराकोरम जैसे विशाल पर्वत समूह जो हैं इन सभी का संतुलन पृथ्वी की गहराई में काफ़ी नीचे एक साथ जो है वो समायोजित होता है। यानी इनका अधिकांश भाग जो है वो नीचे सीमा में धंसा हुआ है जिसके कारण ये संतुलित है।
होम्स ने जो भूकंपीय तरंगे जो हैं इनके आधार पर भूगर्भ की परतों के आधार पर बताया कि पर्वतीय भागों के नीचे की जो सियाल है वो उसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर है, यानी अधिक मोटी है। और मैदानी भाग जो हैं उनके नीचे 10 या 12 किलोमीटर, और महासागरों के नीचे सियाल जो है वो पतली परत के रूप में या फिर अनुपस्थित माना। तो कहने का मतलब ये है कि जो उच्च भाग है, पर्वतीय क्षेत्र जो है, उसमें सियाल की मोटाई अधिक होती है, और जैसे जैसे भूखंडों की ऊंचाई कम होती जाती है सियाल परत की मोटाई जो है वो कम होती जाती है। तो महाद्वीपीय भाग जो है सियाल से बने हुए हैं, और ये सब स्ट्रेटम की अधिक घनत्व वाली शैलें जो हैं यानी सीमा के ऊपर तैर रहे हैं, और अर्थात भूपटल के ऊंचे हल्के भाग अधिक अत्यधिक गहराई में अवतलित गुंबदाकार जमाव के रूप में फैले होने के कारण वहाँ की बाहरी शैलें अन्यत्र स्थानांतरित हो जाती हैं, और इसके विपरीत निचले भाग कम गहराई में समस्थिति बनाए रखते हैं। यानी जितने भी उच्च पर्वतीय या पठारी भूभाग हैं ये नीचे की ओर धंसे हुए हैं, और जिस हिस्से पर धंसते हैं ये उस सीमा के उस हिस्से को ये हटा देते हैं। जिस तरह से हम बात करें आर्किमिडीज के सिद्धांत की तरह कि कोई भी पदार्थ जब पानी में तैरता है नीचे की ओर जाता है तो उतना ही पदार्थ वह हटा देता है। तो इनके अनुसार व्यवहार में पृथ्वी पर पूर्ण समस्थिति की स्थिति नहीं है, परंतु संतुलन की दशा जो है वो अवश्य दिखाई देती है। यानी पृथ्वी के ऊपर हमेशा हम माने कि सभी भूखंडों के मध्य पूर्ण संतुलन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हम देखें तो बाह्य बल भी कार्यरत हैं और आंतरिक बल भी कार्यरत हैं। तो दोनों ही बलों के द्वारा पृथ्वी पर निरंतर नए भूखंडों का निर्माण होता रहता है, और जो पुराने भूखंड हैं उनमें अनाच्छादन और अपक्षय की क्रिया के द्वारा उनकी ऊंचाई में परिवर्तन आता रहता है, या हम कहें उनका विनाश होता रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा पृथ्वी के ऊपर पूर्ण संतुलन जो है वो बना रहेगा। तो होम्स के अनुसार भी हमेशा पृथ्वी के ऊपर पूर्ण संतुलन नहीं रहता है। तो आज हमने बात की हैफोर्ड बोवी, डटन और जॉली और होम्स के विचारों की, और इन सभी ने अपने अपने विचार के द्वारा पृथ्वी के ऊपर समस्थिति, या हम कहें कि जितने भी भूखंड हैं इनके मध्य संतुलन की स्थिति के ऊपर या स्थिति को इन्होंने समझाने का प्रयास किया। अगले व्याख्यान में जो विद्वान हैं उनके विचारों पर हम प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।